मामी, मामा के जाने के सिर्फ 13वें दिन ही आपने मुझे इस घर से निकाल दिया। क्या मैं सच में इतनी बोझ थी आपके लिए? ये सवाल मैंने उस दिन अपनी मामी से पूछा था, जिस दिन उन्होंने मेरे कपड़ों का एक छोटा सा बैग मेरे हाथ में थमाकर दरवाजा बंद कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मामी के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बरसों से दबाया हुआ गुस्सा आज आजाद हो गया हो। नमस्ते दोस्तों और मेरी प्यारी सहेलियों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगी। मेरा नाम रिया है। जब मैं सिर्फ 6 साल की थी, तब एक सड़क हादसे में मैंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। वो दिन मुझे आज भी धुंधला सा याद है। पुलिस की गाड़ी, रोते हुए रिश्तेदार और मेरा वो सवाल जो मैं बार बार पूछ रही थी, मम्मी पापा कब आएंगे? उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। मेरे नाना नानी पहले ही गुजर चुके थे, तो मुझे संभालने की जिम्मेदारी आई मेरे मामा पर, मेरी माँ के इकलौते भाई। मामा एक सीधे साधे दयालु इंसान थे। उन्होंने बिना एक पल सोचे मुझे अपने घर ले आने का फैसला किया। ये मेरी बहन की निशानी है, इसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मामा ने रिश्तेदारों के सामने कहा था। ये बात मुझे बाद में पता चली जब मैं थोड़ी बड़ी हुई। पर मामी, उनका नाम सुनीता था, इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। मामा के सामने वो कभी कुछ नहीं कहती थी, हमेशा मुस्कुराकर मुझे गले लगा लेती थी जब कोई देख रहा होता था। पर जैसे ही मामा घर से बाहर जाते, उनका चेहरा बदल जाता। उनकी आंखों में वो ठंडापन साफ झलकता जो एक बच्चे को भी समझ आ जाता था। मुझे आज भी याद है, मैं 7 साल की थी जब पहली बार मामी ने मुझसे कहा था, तू यहाँ मेहमान नहीं है समझी, ये घर मेरे बच्चों का है, तेरा नहीं। उनके अपने 2 बच्चे थे, रोहन भैया जो मुझसे 3 साल बड़े थे और छोटी बहन जैसी प्रिया जो मेरी हम उम्र थी। मामी हमेशा उनके साथ प्यार से पेश आती, नए कपड़े दिलाती, अच्छे स्कूल में पढ़ाती। मुझे बस वही मिलता जो बचा खुचा हो, पुराने कपड़े, टूटी हुई किताबें और कभी कभी तो खाने में भी फर्क होता था। एक बार मुझे याद है, दिवाली का त्योहार था। प्रिया के लिए नई फ्रॉक आई थी, गुलाबी रंग की, चमकदार। मैंने भी उम्मीद से मामी की तरफ देखा। उन्होंने बस मुझे एक पुरानी सलवार कमीज पकड़ा दी जो शायद प्रिया की ही थी, पहले से पहनी हुई। तेरे लिए इतना ही काफी है, उन्होंने कहा था, बिना मेरी आंखों में देखे। मैंने कभी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने मामा को बताया और मामी नाराज हो गई तो शायद मुझे ये घर भी छोड़ना पड़े। एक अनाथ बच्चे के मन में ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं उसका आखिरी सहारा भी न छिन जाए। मामा मेरे लिए सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं थे, वो मेरे लिए भगवान का दिया हुआ फरिश्ता थे। वो एक सरकारी स्कूल में मास्टर थे, सैलरी ज्यादा नहीं थी पर दिल बहुत बड़ा था। जब भी मामी की नजरों से बचकर मौका मिलता, वो मुझे चुपके से चॉकलेट दे देते या मेरे स्कूल की फीस खुद जाकर भराते। बेटा, तू पढ़ लिख जा, अपने पैरों पर खड़ी हो जा, दुनिया में औरत को अपनी ताकत खुद बननी पड़ती है, मामा अक्सर कहते थे। ये बात मैंने गांठ बांध ली थी अपने दिल में। मुझे याद है 10वीं कक्षा में जब मेरे नंबर पूरे स्कूल में सबसे अच्छे आए, तो मामा की आंखों में जो चमक थी वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, मुझे पता था तू कुछ बड़ा करेगी। पर मामी को ये बात हजम नहीं हुई। रोहन भैया उसी साल फेल हो गए थे और मामी ने इसका सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। बड़ी आई पढ़ाकू बनने वाली, घर के काम करने की बजाय किताबों में मुंह घुसाए रहती है। उस दिन के बाद मुझसे घर के सारे काम करवाए जाने लगे, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, सब कुछ। स्कूल से आते ही मुझे रसोई में लगा दिया जाता, जबकि प्रिया आराम से टीवी देखती रहती। मामा को जब भी पता चलता, वो मामी से लड़ते झगड़ते, ये बच्ची है, इससे इतना काम मत करवाओ, इसे पढ़ने दो। पर मामी की एक ही रट होती, ये मेरे घर में रहती है तो मेरे हिसाब से चलेगी। धीरे धीरे मामा की सेहत भी गिरने लगी। शायद ये तनाव, ये घर की कलह उनके दिल पर असर डाल रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है, नियमित दवाई और आराम की जरूरत है। मैं उस वक्त 12वीं में थी। मैंने कॉलेज जाने का सपना देखना शुरू ही किया था कि मामा की तबीयत और बिगड़ने लगी। मुझे वो रात कभी नहीं भूलेगी। मैं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। अचानक मामा के कमरे से आवाज आई, एक कराहने की आवाज। मैं दौड़कर गई तो देखा मामा छाती पकड़कर तड़प रहे हैं। मैंने चीख कर मामी को बुलाया। वो आई, पर उनके चेहरे पर वो जल्दबाजी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। अस्पताल ले चलो, मैं चिल्लाई। रात के 12 बजे कहाँ अस्पताल ढूंढेगी, सुबह देखते हैं, मामी ने कहा, मानो कुछ खास बात ना हो। मैं हैरान रह गई। एक इंसान तड़प रहा है और ये सुबह देखते हैं कह रही हैं। मैंने खुद ही पड़ोस के अंकल को जगाया। उनकी गाड़ी में मामा को लेकर अस्पताल भागी। रोहन भैया भी साथ आए।
पर मामी घर पर ही रुक गई, ये कहकर कि प्रिया को अकेला नहीं छोड़ सकती। अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर मामा को बचाया नहीं जा सका। दिल का दौरा इतना गंभीर था कि समय पर इलाज न मिलने से उनकी जान चली गई। मुझे आज भी लगता है, अगर उस रात मामी ने थोड़ी जल्दी की होती, अगर उन्होंने वक्त पर अस्पताल ले जाने की कोशिश की होती, तो शायद मामा आज मेरे साथ होते। पर शायद उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार भी था कि मामा के जाने के बाद घर की पूरी संपत्ति, पूरा हक उनका और उनके बच्चों का हो जाएगा। मामा की अंतिम यात्रा में मैं इतना रोई कि मेरी आवाज बैठ गई। वो मेरे लिए सिर्फ मामा नहीं, पिता समान थे, दुनिया में मेरा इकलौता सहारा। 13 दिन तक घर में रीति रिवाज चलते रहे, रिश्तेदार आते जाते रहे, मामी उन सब के सामने रोती दिखती, मेरा तो सब कुछ लुट गया। पर 13वें दिन की रात जब आखिरी मेहमान चले गए, मामी का असली रूप सामने आया। रिया, कल तुझे ये घर छोड़ना होगा, उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा। मैं स्तब्ध रह गई। मामी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो और कोई नहीं है इस दुनिया में। वो मेरी समस्या नहीं है, ये घर मेरे पति का था, अब मेरा और मेरे बच्चों का है। तू यहाँ रहकर सिर्फ हमारा हक खाएगी। मैं इतने बरस से तुझे झेल रही हूँ, अब और नहीं। पर मामा ने हमेशा कहा था कि ये घर मेरा भी है, वो मुझे कभी बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। मामी हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी। मामा अब इस दुनिया में नहीं है बेटा, कागजात में सब कुछ मेरे नाम है, तेरा नाम कहीं नहीं है। मुझे उस पल एहसास हुआ कि ये सब पहले से सोची समझी चाल थी। मामा की बीमारी के दौरान शायद मामी ने कोई कानूनी कागजात पहले ही अपने नाम करवा लिए थे, मुझे कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह मामी ने मेरा एक छोटा सा बैग तैयार किया, बस 2 जोड़ी कपड़े, मेरी किताबें और कुछ पुरानी तस्वीरें। इतने सालों की जिंदगी, इतनी यादें बस एक छोटे बैग में समा गईं। जा, अपनी किस्मत आजमा, तेरे मामा ने बहुत लाड किया तुझे, अब असली दुनिया देख, मामी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। रोहन भैया और प्रिया ने भी एक बार पलट कर नहीं देखा। शायद उन्हें भी सिखाया गया था कि मुझसे कोई लगाव ना रखें। 18 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा देने के ठीक बाद मैं सड़क पर अकेली खड़ी थी, न पैसे, न ठिकाना, न कोई अपना। मैं घंटों तक बस यूं ही चलती रही, ये सोचते हुए कि अब क्या करूं। तभी मुझे याद आया मेरी स्कूल टीचर शर्मा मैडम का नाम। वो हमेशा मुझसे स्नेह रखती थी, मेरी पढ़ाई देखकर तारीफ करती थी। हिम्मत जुटाकर मैं उनके घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो वो हैरान रह गई मुझे इस हालत में देखकर। रिया बेटा, क्या हुआ, इतनी रात को अकेली? उन्होंने पूछा। मैंने रोते रोते सारी बात बता दी। शर्मा मैडम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ, चल आज रात तू मेरे यहाँ रुक। उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं होते, कुछ फरिश्ते भी होते हैं। शर्मा मैडम ने अगले कुछ दिनों में मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे एक छोटे से कमरे में रहने की व्यवस्था करवाई, जो उनकी जान पहचान की एक बुजुर्ग महिला का था, जो किराए पर कमरा देती थी। बदले में मुझे उनके घर का कुछ काम करना होता, सफाई, खाना बनाने में मदद। साथ ही शर्मा मैडम ने मुझे सलाह दी, बेटा कॉलेज की पढ़ाई जारी रख, सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर, तेरे नंबर अच्छे हैं, तुझे मदद जरूर मिलेगी। मैंने वैसा ही किया। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाना छोटे बच्चों को, और रात में उस बुजुर्ग महिला के घर का काम करना, ये मेरी दिनचर्या बन गई। बहुत मुश्किल था, पर मामा की वो बात हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती। औरत को अपनी ताकत खुद बननी पड़ती है। कॉलेज के 3 साल बहुत कठिन रहे। कई बार ऐसे दिन आए जब खाने के पैसे भी नहीं होते थे, सिर्फ एक कप चाय पीकर पूरा दिन गुजार देती थी। सर्दियों में गर्म कपड़ों की कमी होती, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। एक बार तो हालात इतने बिगड़ गए कि मुझे 3 दिन तक ठीक से खाना नहीं मिला, क्योंकि जिस घर में ट्यूशन पढ़ाती थी वहां से पेमेंट लेट हो गई थी। मैं इतनी कमजोर हो गई कि कॉलेज में ही बेहोश हो गई। मेरी एक कॉलेज दोस्त अंजलि ने मुझे संभाला। जब उसे मेरी हालत का पता चला तो वो बहुत रोई। तू ये सब अकेले क्यों झेल रही है, मुझे बता देती। अंजलि और उसके परिवार ने मुझे बहुत सहारा दिया। उसकी मम्मी अक्सर मुझे अपने घर बुलाकर खाना खिलाती, ये कहकर, बेटा तू मेरी बेटी जैसी है, यहाँ आते रहना। इन्हीं संघर्षों के बीच मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया। मैंने बीकॉम की डिग्री हासिल की और साथ ही एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दी, बैंक की नौकरी के लिए। रातों को जागकर पढ़ना, दिन में काम करना, ये सिलसिला 2 साल तक चला। कई बार मन करता हार मान लो, रो रो कर सो जाती थी, पर हर बार मामा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और मैं फिर से उठ खड़ी होती। आखिरकार मेहनत रंग लाई। मुझे एक सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल गई। जिस दिन मुझे ये खबर मिली मैं बहुत रोई, खुशी के आंसू, संतुष्टि के आंसू। नौकरी मिलने के बाद मेरी जिंदगी में स्थिरता आने लगी।
मैंने एक छोटा सा किराए का फ्लैट लिया, धीरे धीरे अपनी जमा पूंजी बनानी शुरू की। शर्मा मैडम और अंजलि के परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ा रहा, वो आज भी मेरे लिए परिवार की तरह है। इन सालों में मैंने कभी मामी के घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा, न कोई खबर ली, न कोई संपर्क रखा। मुझे लगा था कि शायद मैं उन्हें, उस घर को हमेशा के लिए भूल चुकी हूँ, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नौकरी के तीसरे साल मुझे एक फोन आया। नंबर अनजान था। जब मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, रिया, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं चौंक गई। इतने सालों बाद ये आवाज सुनकर मेरे दिल में हजारों भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। क्या हुआ प्रिया, इतने सालों बाद फोन? मैंने आवाज में थोड़ी सख्ती लिए पूछा। प्रिया रोने लगी। रिया दीदी, मम्मी बहुत बीमार है, भैया शहर से बाहर काम करने चले गए हैं, कोई मदद नहीं कर रहा, घर की हालत बहुत खराब है। मुझे नहीं पता किससे मदद मांगूं। मुझे सुनकर एक अजीब सा सुकून भी मिला और दुख भी मिला।